like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स से लेकर चल रहे हैं पार्ट 1। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर 2 से है वैद्युत विभव से, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि जो है उसको अगर हम नहीं जान पाएंगे उसको तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं कि वो चीज़ क्या होता है, तो क्योंकि वही जो है फार्मूला आपको आगे यूज करना होगा। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर जो चीज़ें होते हैं, वैद्युत विभवांतर होता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में ही एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में स्रोत आवेश के द्वारा जो वैद्युत बल कार्य करता है, उसके विपरीत जो कार्य किया जाता है उसी को ही कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। और जो वैद्युत विभव होता है वो होता है कि अनंत पर स्थित कोई परीक्षण आवेश होता है, उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से अनंत से जो है वैद्युत क्षेत्र में लाना होता है, और वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत बल के विरुद्ध में, उसको कहा जाता है वैद्युत विभव। अर्थात वैद्युत विभव बराबर जो होता है वो होता है V = W/Q0 होता है। V = होता है W/Q0। अर्थात ये होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को कहा जाता है विभव। तो ये होता है विभव। अब बात आती है कि एकल बिंदु आवेश अगर हो, मतलब एक ही बिंदु आवेश अगर होता है और उसके कारण अगर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी हो तो आप किस प्रकार से करेंगे, वो चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्या है, एकल बिंदु आवेश है। देखो मान लेते हैं ये क्या है, एकल बिंदु आवेश है। ध्यान से आप चित्र को देखेंगे और समझेंगे। और ये है क्या, इसी को कहा जाता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अर्थात स्रोत आवेश होता है। स्रोत आवेश जो होता है, देखिए ये स्रोत आवेश होता है, नॉट नहीं रहेगा क्योंकि ये जो है पावरफुल अधिक होता है किसके अकॉर्डिंग, जो आपका दूसरा परीक्षण आवेश रखा गया होता है उससे ज़्यादा ये पावरफुल होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है जो है P। अब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना करना है। इस बिंदु को मान लेते हैं हम O, इस बिंदु को मान लिए P, और यहाँ से जो डिस्टेंस है आपको बता दें वो R है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो लिया गया वो है R, ये हो गया आपका R। अब देखिए हमको गणना जो करना हो, क्या करना है कि परीक्षण आवेश से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, वहाँ पर विभव की गणना करना है। अब विभव को गणना तो करना है, तो विभव जो होता है वो अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से जो है हमें वैद्युत क्षेत्र में लाना होता है, और उसके विरुद्ध जो कार्य करना होता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो परीक्षण आवेश था, ये जो जो स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश से x दूरी पर स्थित क्या है, जो आपका परीक्षण आवेश है। यहाँ से जो है मान लेते हैं कितना दूरी पर, x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर स्थित है। देखिए x दूरी पर स्थित है एक बिंदु A, मान एक बिंदु है A, जहाँ पर किसको रखा गया है, परीक्षण आवेश को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको परीक्षण आवेश रखा गया है। अब परीक्षण आवेश जब यहाँ पे रख दिया गया है, अब क्या होगा, इसके द्वारा जो स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, और वो बल की दिशा क्या होगी, तो आप देखेंगे इस बल की दिशा होगी इस तरफ, क्योंकि ये हम क्या होता है, धनावेशित होता है। जो यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा, जो स्रोत आवेश रखा गया होता है, ये होता है धनावेशित, और ये भी क्या होता है आपका धनावेशित होता है। लेकिन बात इसमें ये आती है कि इसमें जो प्लस क्यू आवेश है ये होता है पावरफुल अधिक, किसके, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश से अधिक शक्तिशाली होने के कारण इसका बल जो है इसके जो है सामने नगण्य के लगभग बराबर होता है, और ये जो है फोर्स लगाता है किस तरफ, उसके विपरीत दिशा में। तो ये हो गया इसकी दिशा।
अब तो देखो, मान लेते हैं बिंदु ए से हमको लाना है कहाँ तक, सूक्ष्म दूरी तय करवा लेते हैं। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि अगर देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि आपको इस चित्र के बारे में लिखना है, आपको डायरेक्टली, क्योंकि कभी भी आपको डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं कर देना है कि डायरेक्टली इसको आप कर देना, उस चित्र के बारे में पहले आपको कुछ लिखना होता है। तो चित्र के बारे में आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, कुछ आपको रटना नहीं है, बस चित्र के हिसाब से जैसे जैसे चित्र बनाए हैं वैसे आपको लिख देना है। माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिसके r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परंतु Q आवेश से परीक्षण स्रोत आवेश Q से x दूरी पर स्थित बिंदु परीक्षण आवेश जो है Q रखा गया है, Q0, जहां से इसके द्वारा बल कार्य करेगा, वो बल जो है कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि कूलाम ने दो बिंदु आवेश के लिए हम लोग के लिए वैद्युत बल के बारे में बताया हुआ है। अगर दो बिंदु आवेश हैं तो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो तो हम लोग वहाँ आराम से ज्ञात कर सकते हैं। उनका जो फार्मूला था F = कप्पा Q1 Q2/r² के माध्यम से, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो हमको बीच का डिस्टेंस इन दोनों का पता है x है, और ये भी पता है कि एक Q1 हो जाएगा, एक Q2 हो जाएगा, तो हम लोग बल की गणना कर सकते हैं। अब किसके कारण बल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है Q के कारण, किस पर लग रहा है, Q0 पर लग रहा है, तो हम यही चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। शाब्दिक भाषा में क्या लिखेंगे कि Q के कारण Q0 पर कार्यरत बल, या Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो इन दोनों में से चाहे जो एक लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिएगा, Q के कारण, देखिए Q, या ऐसे लिख देंगे स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो बच्चों जो लगने वाला बल होगा यहाँ, वो बल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं F = जो होगा वो होगा कप्पा Q0, क्योंकि Q1 हो गया Q, Q2 हो गया Q0, बाई बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, ये हो जाएगा x²। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चला। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि जो Q है, जो स्रोत आवेश है, वो कितना फोर्स से Q0 को जो है धकेल रहा है। ये चीज़ हम लोग को तो पता चला कि जो परीक्षण आवेश आप देख रहे हो, ये परीक्षण आवेश और ये जो स्रोत आवेश है, ये स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा रहा है, ये बल के बारे में हम लोग को पता चला। क्यों, अगर हमें ये बल के बारे में ना पता होता तो क्या हम कितना बल हमको लगाना होता उसको इधर लाने में, विपरीत दिशा में, ये चीज़ हम नहीं ज्ञात कर सकते। जब तक हमें सामने वाले का बल कितना है, ये चीज़ अगर हमको नहीं पता रहेगा तो उस पर हमें कितना बल लगाना है, वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए, पहले बल की गणना कर लिए, इनका बल कितना लग रहा है उस पर, वो बल हम लोग ज्ञात कर लिए। और जब बल ज्ञात कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये Q0 को Q के पास लाएंगे। ये Q0 को कहाँ लाएंगे, Q के पास लाएंगे। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है, Q के पास ना लाकर, अर्थात जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत विभव की गणना करनी है, वहाँ तक लाएंगे। तो वहाँ तक डायरेक्टली हम लोग निकल नहीं आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो है विस्थापित करेंगे उसको, और जब थोड़ा सा विस्थापित करेंगे फिर उसका हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्य आएगा उस कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद तो आपको पता है कि फिजिक्स में ये बहुत अच्छी मेथड यही होती है कि आप क्या कर सकते हो, अगर उसको आप सूक्ष्म कार्य निकाल लेते हो या सूक्ष्म कोई भी चीज़ आप निकाल लेते हैं, उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो आपको जो है पूरा कार्य निकाल कर दे देगा। या आप उसको सिग्मा से भी निकाल सकते हैं, सिग्मा के हिसाब से भी आप निकाल सकते, क्योंकि सूक्ष्म टोटल को आप जोड़ देंगे तो ये टोटल योग के बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों मेथड से यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो जो कि सबसे इजी मेथड जो होगा आपका इंटीग्रेशन से होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बिंदु ए से
बिंदु ए से हम लोग थोड़ा सा विक्षेपित करके बी पर ले आए, ठीक है। और कितना विस्थापित किए हम लोग, तो इसको सूक्ष्म दूरी जो है इसको मान लेते हैं dx, इसको मान लेते हैं हम लोग dx मान लेते हैं। अब देखिए dx, अब हमको ये तो है ना Q नॉट को dx तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर जो होता है, कार्य का डिफिनेशन जो आप लोग पढ़े हो वो क्या पढ़े हो, आपको 9th में भी मिला होगा। तो 9th में आपको क्या मिला था, आप यही पढ़े थे उसमें कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही कार्य कहलाता है। कार्य का जो डिफिनेशन होता है वास्तविक तो यही होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापित कर देना, उसी को कहा जाता है कार्य। अर्थात आपको एक फार्मूला मिला होगा W = FD cos थीटा मिला होगा, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। अब तो थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। चलिए उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, क्या गया सूक्ष्म कार्य जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, dw से। वो क्या हो जाएगा आपका, w बराबर आपने क्या पढ़ा है, w बराबर FD cos थीटा। तो w बराबर जब FD cos थीटा पढ़ा है तो dw है, तो f तो हमारा वही रहेगा इंटू जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके स्थान पे यहाँ क्या होगा, dx होगा। cos थीटा भी रहेगा, cos थीटा रहेगा, परंतु एक चीज आप ध्यान देंगे, देखिए ये जो Q आप देख रहे हो, जो स्रोत आवेश है, ये स्रोत आवेश किस तरफ बल लगा रहा है, इस तरफ बल लगा रहा है। और हम लोग को क्या करना है, इसके विपरीत बल लगाना है। तब आपके बीच यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पर, वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा, 180 अंश का ही बनेगा। अगर ऐसा बल लगाते कि ये भी इसी दिशा में बल लगा रहा है, राइट साइड में आप देख रहे हो, अगर क्यू भी जो है राइट साइड में बल लगाता और हम लोग भी क्या करते, राइट साइड में बल लगाते, तब यहाँ पे जो एंगल बनता आपका कितना होता, 0 डिग्री का होता। परंतु हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बल तो लगा रहा है राइट साइड में, हम लोग को बल लगाना है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो रहा है, विपरीत में जा रहा है। और विपरीत में जब जा रहा है तो वहाँ पे जो एंगल डिसाइड किया जाता है वो कितना, 180 का बनता है। तो यहाँ पर 180 अर्थात 180 अंश का कोण बनेगा, तब हमारा क्या होगा, dw बराबर, तो dw बराबर हो जाएगा FDx cos थीटा के स्थान पे हम लोग क्या रख लेंगे, 180 अंश। तो dw बराबर हो जाएगा FDx, बच्चों cos 180 अंश का मान जो कि होता है -1 होता है, -1 होता है। निकाल भी सकते हो इसको चतुर्थांश के हिसाब से, ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है, 90 + 90 कर सकते हो, या 180 में से 0 भी घटा सकते हो, या 180 + 0 भी कर सकते हो। किसी भी मेथड से लगाएंगे आपको -1 ही आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू -1 होता है। अब देखो गुणा होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, -dx हो गया, ठीक है, -dx हो गया। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर f का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं। f का वैल्यू जो कप्पा Q नॉट बाई x² आया है, ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, dw = हो जाएगा माइनस तो है ही, और f का वैल्यू क्या रहेगा, कप्पा Q नॉट बाई x² हो जाएगा, ठीक। और इंटू क्या है, dx है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण मान लेते हैं, और समीकरण मान के इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मान के छोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि यदि इसी प्रकार अगर कोई परीक्षण आवेश कहाँ पर होता, इनफाइनाइट पर होता, इसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग A से B तक लाए हैं, इसी प्रकार अगर परीक्षण आवेश इनफाइनाइट पे होता, तब हम लोग को कितना कार्य करना पड़ता, वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसी प्रकार परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से या अनंत से लिख देते हैं, को अनंत से बिंदु P तक
बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। देखिए अब हम लोग को किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है, तो कुल कार्य क्या होगा, W होगा, और W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से R तक लाना है, कहाँ से, इनफाइनाइट से, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dW का। आपको बताया इंटीग्रेशन से हमारा टोटल वैल्यू निकाल देगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट R लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब dW का देखो यहाँ पे वैल्यू निकाला गया है, जो कि क्या है, माइनस कप्पा Q सफिक्स 0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर dx है, यहाँ पर x है, इसका मतलब ये इनका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट जो आप कप्पा देख रहे हैं, क्यू नॉट देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रख देंगे। अब इंटीग्रेशन से अगर हम लोग बाहर रखते हैं किसको, कप्पा और क्यू नॉट को माइनस के साथ, तो बचता क्या है यहाँ पे, r अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ बचा यहाँ पे। और हल करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा। अब बच्चों देखिए W बराबर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़ें क्या है, विभव इक्वल टू क्या होता है, तो W बाई क्यू नॉट होता है। यहाँ से अगर W का वैल्यू निकालना हो तो ये V में गुणा हो जाएगा, तब W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जा रहा है V क्यू नॉट हो जा रहा है। W बराबर क्या हो जा रहा है, V क्यू नॉट हो जा रहा है। तो हम लोग W के स्थान पे क्या रख सकते हैं, V क्यू नॉट इक्वल टू माइनस कप्पा क्यू नॉट। अब देखिए इसको ऊपर एक बार लेकर चले जाते हैं, अपर लिमिट R लोअर लिमिट 0, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो गया। अब बच्चों एक फार्मूला आपने पढ़ा है, मैथ वाले बच्चे ये पढ़े होंगे कि x पे पावर n dx जो होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n+1 हो जाता है, और ये n+1 हो जाता है, प्लस c हो जाता है। ये इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। वही देखो फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, देखेंगे आप, यक्स यहाँ भी है, n के स्थान पे क्या हो गया है, आपका -2 हो गया है, तो फार्मूला आपका यही फॉलो करेगा ये। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट से, देखिए क्यू नॉट जो आपका यहाँ पर है, क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है, यहाँ पे v बच रहा है। तो v बराबर क्या बचा यहाँ पे, माइनस कप्पा क्यू बचा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x पे -2 +1, देखो +1 हो जाएगा क्योंकि +1 इसमें जुड़ा हुआ है, -2 +1 हो गया, और इंटीग्रेशन अपर लिमिट यहाँ पर और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन तो हो गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कप्पा क्यू, x पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब अपर लिमिट यहाँ पे r था, लोअर लिमिट ये था, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया। अब क्या बचा, v इक्वल टू कप्पा क्यू, इनको नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, घात प्लस में हो जाएगा, और अपर लिमिट r लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r लोअर लिमिट इनफाइनाइट। अब जो बच रहा है यहाँ पे देखो 2 स्टेप और है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा क्यू, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट जब अप्लाई किया जाता है तो लिमिट अप्लाई करने का जो तरीका है, वो ऊपर वाला जो लिमिट होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया जाता है। तो अपर लिमिट क्या है, x के स्थान पे क्या रखेंगे, r, माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, ये चीज होगा। अब देखिए v इक्वल टू हो जाएगा, बच्चों देखिए कप्पा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और ना भी लिखे तो भी आपका वो सही है, ठीक। और q बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r, इसका तो 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला मिल गया, इस तरह से ये फार्मूला आपका होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, थोड़ा सा इमेज करेंगे, आप लोग कल्पना करिए, तो V क्या होगा 1/r हो रहा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है बच्चों कि यदि ये जो आप R देख रहे हो, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, अगर इसको हम P को आगे पीछे कहीं पर करते हैं तो V के मान में परिवर्तन होगा। कैसे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और क्या परिवर्तन होगा वो इक्वेशन आपको बता रहा है। परिवर्तन क्या होगा कि यदि R का मान आप बढ़ा रहे होंगे तो उस समय V का मान आपका घटेगा। अगर R का मान आप बढ़ा देते हो तो V का मान घट जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, व्युत्क्रमण अनुपाती का रिलेशन रख रहा है। V और R का जो रिलेशन बन रहा है वो व्युत्क्रमण अनुपाती का बन रहा है। व्युत्क्रमण अनुपाती का मतलब ये हुआ कि यदि आप एक का वैल्यू को बढ़ा देते हो, अर्थात एक का वैल्यू का मतलब ये हुआ यदि R का वैल्यू आप बढ़ाते हो तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होगा। अर्थात V का मान आपका घटेगा। कब घटेगा, यदि R का मान बढ़ेगा, या R का मान अगर घट जाता है तो आपका V का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिलेशन रखता है। तो ये हमारा जो था एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करना, ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों देखिए, इसमें क्वेश्चन एक और भी आता है कि मान लेते हैं कि एकल बिंदु आवेश ना होकर और भी आवेश हो, अगर मतलब बहुत सारे बिंदु आवेश हों, तो उसके लिए हमें अगर गणना करना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए प्रोसेस जो उसका होगा सब आपका, तो एकल बिंदु आवेश के लिए अगर हम इसको निकलवा दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, परिणामी विभव देखेंगे। और परिणामी विभव हम लोग देखेंगे तो यही देखेंगे V = V1 + V2 + V3 डॉट डॉट, मानते जितना भी आप जोड़ लो, n तक जोड़ लो। अब हम लोग तो एक तो पढ़ ही चुके हैं ना, V1 का मान क्या होता है, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, Q1 हो जाएगा बाई R1। ऐसे इसको कर लेंगे, कप्पा Q2 R2 हो जाएगा डॉट डॉट। फिर आप एक चीज देख रहे होंगे, Q कप्पा जो है सभी में कॉमन मिलेगा, कप्पा कॉमन लेंगे, बाकी जो बचेगा वही हो जाएगा क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव टोटल का हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप खुद कर सकते हो, उसमें और कुछ नहीं करना है, बस ये इतना चीज़ें आपको करना होगा। तो चलिए आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। ये बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my